हेलो, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और वुसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कराची के हल्का NA 240 की, जहां आज ज़िमनी इंतखाबात हुए और ये नशिस्त जो है अप्रैल में इकबाल मोहम्मद ख़ान जो MNA थे MQM के, उनकी जाँ बहक होने के बाद, उनके फौत होने के बाद खाली हुई थी। ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। आज का जो इंतखाबात थे वो बहुत इंटरेस्टिंग भी रहे और मुख्तलिफ़ पहलुओं से वायलेंस भी हुआ, खून खराबा हुआ। उसके अलावा जो पोलिंग की परसेंटेज है उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं। जो ताज़ा तरीन अब तक हमारे पास 309 पोलिंग स्टेशंस में से 282 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं। उनके मुताबिक तहरीक लब्बैक के शहज़ादा शहबाज जो हैं वो 9,773 वोट देकर पहले नंबर पर हैं। MQM के मोहम्मद अबू बकर 9,679 वोट लेकर, यानी सिर्फ 4 वोट पीछे वो दूसरे नंबर पर हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट, ये जो MQM हकीकी भी जिसे कहा जाता है, उसके रफ़ीउद्दीन साहब जो हैं वो 7,770 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम 4,462 वोटों के साथ चौथे नंबर पर और पाँचवें नंबर पर हैं पाक सरजमीन पार्टी के शब्बीर कायम खानी, जिन्होंने 4,209 वोट लिए हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी तक जो पोलिंग की परसेंटेज है वो खासी कम रही। अब इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्शंस भी प्रपोज़ किए हैं और एक उन्होंने लेटर जारी किया जो आज खून खराबा भी हुआ। फिर कुछ फुटेजेस भी आई जिसमें बक्से तो नहीं, कम से कम एक जो पोलिंग के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एक शख्स ने एक पोलिंग स्टेशन से उठा करके खिड़की में से किसी को दिए। तो इस तरह के वाक़यात हुए। हमें ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस पर उसी तरह एक्शन लेगा जिस तरह डस्का में ज़िमनी इंतखाब में हुआ था। और ये इलेक्शन ने उसको ओवरशैडो तो कर दिया है कई चीज़ों से, वायलेंस से, लो टर्न आउट से, और अब ये धांधली की शिकायत। तो उससे साहब यार मुझे तो वो जो पुराने थे ना, बहुत दिनों बाद उसका मज़ा आया। अच्छा, डस्का पे बहुत शोर मचा था, ये डस्के से दो हाथ आगे है, लेकिन इसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलेगी इसलिए कि ये आपको पता ही है कि क्यों नहीं मिलेगी। 5,30,000 वोट हैं यहाँ। उनमें से अगर 50,000 भी पड़ गए हों तो बहुत बड़ी बात होगी हतमी नताइज में। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आवाम को किस कदर दिलचस्पी थी, हल्के के आवाम को, इस इलेक्शन से। 309 पोलिंग स्टेशन बताए गए हैं, एक भी नॉर्मल पोलिंग स्टेशन नहीं है। इनमें से या तो 203 इंतहाई हसास हैं और बाकी हसास हैं। इससे आप इलाके की सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें। और ये बिल्कुल दुरुस्त था कि ऐसा ही इतने ही हसास हैं, इसलिए कि आज जो सर फुटबॉल हुई है उसमें 2 की बजाय 3 टीमें थी। TLP पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी और MQM पाकिस्तान। अच्छा, तीनों मजलूम भी हैं, तीनों जालिम भी हैं। एक दूसरे पे उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए कि हमारे दफ्तरों पे अटैक किया, हमारे कारकुनों पे अटैक किया। विद द रिज़ल्ट के अब तक के जो फिगर हैं उसके हिसाब से ख़बर ये है कि एक साहब जाँ बहक हुए हैं और 10 के लगभग गोलियां भी लगी हैं, तेज़धार आलात भी इस्तेमाल हुए हैं एक दूसरे को ज़ख्मी करने के लिए। फिर इस तरह की भी ख़बरें आई कि जी कहीं पोलिंग के अमले को यरग़माल बनाने की कोशिश की गई, कहीं आपने बताया बैलेट पेपर जो हैं वो अचानक से तंबू करने की, वो तो वीडियो भी है, ज़ाहिर है कि मौजूद है। यानी हर जो मज़ेदार एक क्लासिकल इलेक्शन में होना चाहिए वो ये है। सिवाय ठप्पे लगने के अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थे, शहरी इंतज़ामिया भी थी और कागजी एतबार से ये सब के सब इलेक्शन कमीशन के मातहत थे। अच्छा, इस इलेक्शन में जो सबसे काबिल गौर बात थी, क्योंकि फोकस इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, वो इस वजह से कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया, जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं दिया, विच मीन्स ऑब्वियसली बाइकआउट ही समझ लीजिए। और जो लंदन वाले MQM है उन्होंने बाइकआउट की अपील की थी। तो अब सब ये क्लेम कर रहे हैं कि जी देखा, हमने जिसने कहा हिस्सा नहीं दिया उसकी वजह से लो टर्न आउट हुआ। अब यानी 90% वोटर अगर हिस्सा नहीं ले रहे, हाँ,
तो देखें जीत तो जाएंगे। बलूचिस्तान में भी 750 850 वोटों से अल्हम्दुलिल्लाह लोग एमपीए बन जाते हैं, लेकिन फिर अगर यही डेमोक्रेसी है तो भाई क्या कहना है इसके। वेल, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल जब्बार नासिर, जो कि बहुत कराची के मुतहर्रिक सहाफ़ी, मुतहर्रिक तरीन सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पे आज के ज़िमनी इलेक्शन में वो बहुत मुतहर्रिक भी रहे। वेलकम टू द शो जब्बार। आपके तासुरात भी जानना चाहता हूँ। आज जो इंतखाबात हुए, आपने माजी में भी यहाँ इंतखाबात कवर किए हैं, तो आज का तजर्बा कैसा रहा? आज मसाला तेज़ क्यों था? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे असातिज़ा हैं आप, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने बुलाया। अच्छा, मैं ताज़ा जो नतीजा आया है वो ताज़ा बताऊं। 289 का नतीजा आया है 309 में से, यानी 20 पोलिंग स्टेशन जो है ना अभी बाकी है गए। तो इसमें अभी तक 41 वोट से जो है ना तहरीक लब्बैक वाले जो उम्मीदवार है शहजादा 1082 वोट लेकर वो आगे हैं, और एनक्यूएम 1041 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। और 10,041 जी हाँ, और अबू बकर और जो रफ़ीउद्दीन साहब हैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट के 8013 वोट के साथ तीसरे नंबर पर हैं, और नासिर रहीम साहब पीपल्स पार्टी के 4649 के साथ चौथे नंबर पर हैं, और उसके बाद शब्बीर अहमद कायम खानी साहब पास तबरीन पार्टी के 4435 वोट के साथ जो है ये 5वें नंबर पर है। अभी तक जो वोट कास्टिंग की जो शरह अभी तक आई है वो 8.42 आई है, तो यकीनन ये शरह बहुत कम है। और अगर देखा जाए जी बोलिए। हाँ, तो अभी तक का जो मैंने अपनी जिंदगी में जो मैंने इलेक्शन कवर किया है, गालिबन जो इलेक्शन 93 से हमने देखे हैं, अभी तक के सबसे कम शरह मैंने ये देखी है कि जो कौमी असम्बली के किसी हल्के में अगर इस तरह की शरह आई है तो सबसे कम शरह मेरी नज़र में अभी तक यही आई है। अच्छा, जब बात तो हर जमात, जैसे मैंने कहा, जो बाइकआउट कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारी वजह से कम शरह है। ज़िमनी इंतखाब जो जिन्होंने हिस्सा लिया है वो कह रहे हैं कि जी ज़िमनी इंतखाब में तो होता ही ऐसा है, कुछ ज़्यादा वो। आपका क्या ख्याल है? क्या आप, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आज बहुत घूमे हैं, क्या असर आपको नज़र आया? असल मसला क्या है, क्यों लोग जो है 92% बाहर नहीं निकले, घरों में रहे? मेरे ख्याल से वसुल्ला खान साहब, मेरे ख्याल से वहाँ जो हमने सुनी है, लोगों की एक आवाज़ सुनी है, वो आवाज़, वो जो बाइकाट वाली आवाज़ है वो काफ़ी लोगों में सुनाई दी, और मुझे लग रहा है कि उस आवाज़ का कुछ न कुछ असर यहाँ पड़ा है। और ये बुनियादी तौर पे ये हल्का 89 से 88 से गालिबन ये एमक्यूएम का मुसलसल हल्का रहा है, और यहाँ पर 2002 में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कुरैशी साहब जीते थे, लेकिन फिर ज़िमनी इंतखाब में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इसी हल्के से दोबारा वो जीत गए थे, और ये आबाई हल्का भी है आफाक अहमद खान साहब का। तो ये एमक्यूएम का बहुत ज्यादा मजबूत हल्का रहा है, ये लांडी और कुरंगी। नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा पढ़ने वाला। आप कहना क्या चाह रहे हैं, हकीकी का बहुत मजबूत हल्का रहा है या एमक्यूएम का बहुत हल्का? नहीं, एमक्यूएम का, एमक्यूएम जो वो जो अल्ताफ वाली थी पहले वाली। जी। अच्छा। और आज भी यहाँ वहाँ पर जो लोगों से गुफ्तगू हुई तो लोगों ने तकरीबन यही इशारा दिया कि बहुत सारे लोगों ने, हर तीसरा चौथा आदमी कहता था कि हम बाइकाट में हैं। अच्छा जी हाँ, ये मुझे बाइकाट का कुछ असर इसमें थोड़ा बहुत नजर है। दूसरा ये है कि लोगों की एक और शिकायत ये थी कि वर्किंग डे पे था, क्योंकि हल्के की हद तक तो आम तातील थी, लेकिन यहाँ जो तबका है वो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, और फैक्ट्री में काम करने वालों की अक्सरियत है। तो फैक्ट्री तो बंद नहीं थी, सिर्फ हल्के में आम तातील जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद मार्केटें, बाजार वगैरह वहाँ खुले हुए थे, इसका भी असर था। और ज्यादा मुझे जो, अगर गैर जानिबदारी से बात की जाए तो ज्यादा जो असर मुझे लगा है, शायद ये टर्न आउट 20-25% पे चला जाता अगर ये बाइकाट वाली आवाज़ ना आती। अच्छा, जब्बार ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन नॉर्मली ऐसे इलेक्शन को जिसमें ख़वातीन की पार्टिसिपेशन जो है या उनकी जो शमूलियत है वो 10% से कम हो तो उसको कलअदम करार दे देता है और दोबारा करता है। क्या ओवरऑल जो अभी कम वोटिंग है, कोई आपकी बात हुई इलेक्शन हुकाम से कि वो इस बारे में कुछ करने का इरादा रखते हैं? सर, ये उसमें यह है कि इलेक्शन में जो खवातीन का है वो मजमूई कास्टिंग की 10% से कम हो किसी इलाके में या किसी पोलिंग स्टेशन में, तो वहाँ पर दोबारा होगी। ये
क्योंकि मजमूई इलेक्शन के हवाले से ऐसी कोई कानून में गुंजाइश नहीं है। ये अलबत्ता खवातीन के हवाले से मजमूई जो कास्ट है, कास्ट वोट के 10% अगर किसी पोलिंग स्टेशन में या किसी चंद पोलिंग स्टेशनों में या किसी इलाके में कास्ट नहीं हुआ है तो वहाँ दोबारा इलेक्शन का वास्ता। ठीक है। और जो वायलेंस हुआ है ये, और ख़ास तौर पे हमने फायरिंग वगैरह भी देखी जहाँ बाद में फिर रेंजर की एम्बुलेंस भी चल गई। हाँ, तो ये जो वायलेंस हुआ है ये किन उनके दरमियान हुआ फिर? ये जो हमें एनी शाहिदीन ने बताया है, एनी शाहिदीन के मुताबिक वो ये कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान था और दोनों ने भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया है और जख्मियों में भी दोनों के लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो MQM का बाज़ ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन एनी शाहिदीन ने MQM के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की कि उनकी तरफ से कोई वायलेंस हुई है। अलबत्ता इन दोनों के हवाले से यानी शाहिदीन ने भी कहा है, इन दोनों ने भी इन दोनों ने जो है ना ये बताया है कि जो इन दोनों ने ये बताया है कि वहां पर उनके साथ हुआ है। जब्बार, मुझे एक चीज बताइए, तहरीक लब्बैक इन्होंने जाहिर है पिछले इंतखाबात में लियारी से एक सीट निकाली और सूबाई की, और उसके बाद से लगा था कि हाँ ये शायद महदूद पैमाने पे आएंगे। पहली बड़ी नशिस्त है जहाँ आपके कहने के मुताबिक MQM का ज़ोर भी है बहुत ज़्यादा, तो लोगों का जितनी भी अब तक ज़ाहिर परसेंटेज अपनी जगह, लेकिन अगर तहरीक लब्बैक जो है वो बाकी जमातों को पीछे छोड़ रही है, ख़ुसूसन अगर मेन स्ट्रीम जमात को देखें तो MQM से तो चलें 2-4 वोटों का फ़र्क है, MQM हकीकी, और साथ साथ नून लीग जो पीपल्स पार्टी के हक में बैठ गई, पीपल्स पार्टी, तो आपको लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस शहर में मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है? सर, बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि वो ये अगर इसको अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो मेरे ख्याल से बल्दियाती इंतखाबात में भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जनरल जो इलेक्शन होंगे उसमें भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी जो ताज़ा मेरे पास रिजल्ट आया है, ये एक मिनट, पोलिंग स्टेशन की तादाद नहीं, आप मजमूई तौर पे बता दें इस वक्त कौन लीड कर रहा है? TLP लीड कर रही है ना? जी बस ठीक है। जी तकरीबन अभी तक दोनों में तक कोई 30 वोट का फर्क आ गया है। ये 95 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है। तो TLP जो है ना बहुत अच्छा टफ टाइम दे सकती है, लेकिन एक चीज जो थोड़ी सी मैंने महसूस की है वो ये है कि बहरहाल TLP को एक कौमी जमात के तौर पर अपने रवैये का इजहार करना होगा। वो तो एक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बात करने का। आगे आपको बात करते रहेंगे, फिलहाल वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और जहां हम ज़मीनी इंतखाब की बात कर रहे हैं, वहीं अब जो है सिंध में जो मकामी इंतखाबात जिन्हें लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस कहते हैं, वो भी अब से 10 रोज़ बाद होने वाले हैं। और मकामी हुकूमतें जब आएंगी तो ज़ाहिर है वो एक बुनियाद फराहम करती हैं पूरे जमहूरी अमल को। और हमारे यहाँ देखा गया कि बहुत कम ऐसा होता है कि वो बुनियाद पड़ती है तो जो ऊपर वाली मंजिल पे बैठे हुए हैं, चाहे वो सूबाई हों या वो कौमी सतह के लीडर्स हों, वो उस बुनियाद को ही खोखला करने की कोशिश करते हैं। मगर मकामी सतह की जो पॉलिटिक्स सियासत है वो बहुत फ़र्क होती है जो सूबाई और कौमी सतह पर होती हैं। यानी जो जमातें कौमी सतह पर गुत्था हुई हुई हैं, एक दूसरे के गिरबान पकड़ रही हैं, वो मकामी सतह पर एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं, क्योंकि वहाँ पर ये मकसद होता है कि मकामी तौर पर एक ऐसा इत्तेहाद क्रिएट किया जाए। एक ऐसा ही इत्तेहाद जो है बना है लाड़काना में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और वहाँ पर एक हुकूमती एक अवामी इत्तेहाद के नाम से एक अलायंस बना है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान, आग और पानी, और GDA, कौम परस्त जमातें और सारे मिल कर जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। मकसद यही है कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से धक्का दिया जाए। फिनोमेनन नया नहीं है,
पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कम बेश, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो सूरत हाल थी वो थोड़ी फ़र्क थी। हमारे साथ तारिक महमूद दुरानी हैं, सक्खर से टीवी से इनका ताल्लुक़ है। सारे जो मकामी सतह की पॉलिटिक्स है उस पर इनकी नज़र है। वेलकम टू द शो तारिक साहब। ये जो अब अवामी इत्तेहाद बना है, सबसे पहले तो PTI और JUI फजलुर रहमान ये कैसे मिले? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझसे पूछा। बात यह है कि जी ये 2013 के इंतखाबात के बाद लाड़काना में पीपुल्स पार्टी में कुछ दरारें पड़ी और ख़ास तौर पर अब्बासी ख़ानदान की अगर बात की जाए, डॉक्टर सफदर अब्बासी, मुनव्वर अब्बासी और मौज़म अब्बासी, इन लोगों ने पीपुल्स पार्टी से नाराज़ होने के बाद एक इत्तेहाद बनाया लाड़काना अवामी इत्तेहाद के नाम से, जिसमें PTI भी, JUI भी, जमात इस्लामी समेत जो दीगर सियासी समाजी तंजीमें हैं और साथ ही साथ कॉम्परस जमातें सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुई। और यही हुआ जब 2015 के लाड़काना में, अगर मैं सिर्फ लाड़काना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो JUI और ये सब जमातों ने मिलकर तकरीबन 6 यूनियन कमेटियां यहाँ से जीती। इन्हीं की मदद से डोगरी का जो वहाँ पर हमारी कॉर्पोरेशन थी वो भी लाड़काना अवामी इत्तेहाद ने जीती। ये इत्तेहाद अब 2015 के बाद और मुसलसल जब 2013 से चलता आ रहा है। इस वक्त उसके कन्वीनर जो GDA के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सफदर अब्बासी हैं। पहले कन्वीनर इनके मुनव्वर अब्बासी थे, उनके इंतकाल के बाद इनको किया गया है। और इस बार इसको थोड़ा सा बढ़ाते हुए कंबर शहदाद कोर्ट में भी, यानी लाड़काना से बढ़ाते हुए कंबर शहदाद कोर्ट में भी उन लोगों ने अपने इत्तेहाद को बढ़ाया है। और अब बल्दियाती इंतखाबात में लाड़काना अवामी इत्तेहाद के जो नुमाइंदे हैं लाड़काना जिला के बाद अब कंबर शहदाद कोर्ट में भी उनके उम्मीदवार सामने आए हैं। अच्छा तारिक साहब, वहाँ नेशनल लेवल पर एक दूसरे को कह रहे हैं तुम यहूदी एजेंट हो, एक दूसरे को कह रहा है तुम करप्ट हो, तुम डीजल हो, तुम ये हो, तो ये चीज़ मकामी सतह तक नहीं पहुंचती। वहाँ पर भी तो ज़ाहिर है अपने लीडर्स को वो देखते होंगे, या वहाँ वो कहते हैं कि चलो ये जो कर रहे हैं हमें तो यहाँ देखना है? जी मैं आपको बताऊं कि जो सबसे इसमें दिलचस्प बात है, सूबाई सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा इस्लाम के राशिद खालिद महमूद सुमर, उनका ताल्लुक ही लाड़काना से और पूरे सिंध में सबसे ज्यादा मुतहरिक वही JUI नजर आते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि हर पूरे सिंध में सारी जगह उन्हीं की जानिब से PTI के खिलाफ सबसे जो सख्त बयानात है वो सामने आते हैं। इस हवाले से जब मुतअद्दिद बार राशिद सुमरों से या जो दीगर इनके रहनुमा हैं उनसे बात होती है तो उनका सिर्फ एक मौक़िफ़ सामने आता है कि JUI की जो तंजीम है, ज़िलाई लेवल की तंजीम को ये इख्तियार है कि वो किसी भी जगह कहीं भी किसी भी जमात से इत्तेहाद कर सकती है, सिर्फ मरकज को बताना होगा। और इस बार मैं आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं कि PTI के साथ तो इनका इत्तेहाद था ही लाड़काना में। इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम JUI की सरबराही में लाड़काना अवामी इत्तेहाद का हो चुका है, अब से तकरीबन आधा घंटा पहले, जिसमें अच्छी खासी अवाम की शिरकत थी। यहाँ तो PTI को छोड़ के पीपुल्स पार्टी के खिलाफ, वफाक में आप देखें ना कि पीपुल्स पार्टी के साथ है JUI। इस वक्त लाड़काना में पीपुल्स पार्टी के खिलाफ JUI लड़ रही है। इसी तरह जो खैरपुर का इलाका है गम्बट, वहाँ पीपुल्स पार्टी के साथ JUI का इत्तेहाद हुआ है। वहाँ जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ JUI और पीपुल्स पार्टी एक साथ लड़ रही है। शिकारपुर का इलाका है चक, वहाँ गौसबख्श महर के उम्मीदवारों से लड़ने के लिए यहाँ पर JUI और पीपुल्स पार्टी ने वहाँ पर भी इत्तेहाद कर लिया है। हर जगह सिर्फ इनकी एक बात नजर आती है कि इनकी जो जिलाई की आदत है, इनकी जो तहसील की आदत है, उनको इख्तियार है कि वो जब भी इलेक्शन में हिस्सा ले तो किसी भी जमात से वहाँ के माहौल देखकर ये इत्तेहाद कर सकते हैं। तारिक साहब, लाड़काना में आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे सकेगा ये अवामी इत्तेहाद? देखिए इस वक्त मैं अगर कहूँ जो रियल नजर आ रहा है, शिकस्त अगर न भी दे तो ये सिनारियो लाड़काना में पैदा जरूर हुआ है कि कोई भी ऐसी सीट नहीं कि जहाँ पीपुल्स पार्टी को कहे कि वहाँ जीत जाएगी। मुकाबला हर सीट पे है, मुकाबला कोई भी ऐसी सीट नहीं कि जहाँ मुकाबला। सारा शुमाली सिंध का सारा मंजरनामा यही है, सक्खर से लाड़काना तक बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कहाँ अगर लाड़काना अवामी इत्तेहाद ही नहीं है तो लोकल लेवल पे कहीं PTI स्ट्रांग है, कहीं पे GDA स्ट्रांग है, हर जगह ये सूरत पैदा हो गई। आप ये अंदाजा लगाएं कि पहली बार है कि बल्दियाती इलेक्शंस में इतने जो बिला मुकाबला कामयाब होते हैं, इतने लोग कामयाब नहीं हुए हैं। और हर जगह बड़ा सख्त मुकाबला है जहां पार्टियों की तरफ से ये आजाद उम्मीदवार कम है। चलिए वंडरफुल, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। हम आइंदा बात करते रहेंगे अब, क्योंकि सिलसिला शुरू होने वाला है। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और महंगाई के हवाले से कोई अच्छी खबरें हैं नहीं। पेट्रोल जो है कल 24 रुपये महंगा हुआ और डीज़ल 59 रुपये। जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इन्फ्लेशन 14% से ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, और अब ये जो नई प्राइस इंक्रीज़ यानी कीमतों में इजाफा हुआ है तो शायद 16-17% तक चली जाए। और जब अगर हम इसे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स या फूड इन्फ्लेशन के तौर पर लेंगे तो वो शायद 20% से भी ऊपर चला जाए।
जो डॉलर है मुसलसल बढ़ रहा है, करेंसी गिर रही है और एक पैनिक सिचुएशन है। IMF जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बस जी अब IMF जो है हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, हम कीमतों में इजाफा करेंगे तो IMF से डील हो जाएगी, हम बजट दे देंगे तो डील हो जाएगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। चीन जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो आपको जो है तकरीबन 2.4 अरब का रोल ओवर दे देगा और 2.25 अरब वैसे दे देगा एक आसान शर्तों के ऊपर, वो भी अभी तक कोई जो है उसका सीन नहीं बन रहा। और अगर IMF का ताला नहीं खुलता तो हमारे जो दोस्त बरादर हैं सऊदी अरब और UAE, उनकी तरफ से जो आना था या रीस्केजुअल होना था या जो कुछ होना था वो भी नहीं हुआ। और इमरान खान लीड कर रहे हैं महंगाई के इमरान खान एहतजाज एतवार को उन्होंने कॉल दी है और कहा है 9 बजे लोग निकल पड़े जो जहां हैं और 10 बजे वो खिताब करेंगे इतवार को। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं, पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र रहे हैं, तकरीबन हर ही दौर में फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री को एडवाइस करते रहे हैं, जो IMF से निगोसिएशंस हैं उसमें भी इनकी इनपुट होती है। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, बार बार आपसे आके एक ही सवाल पूछते हैं और आइंदा 6 महीने भी पूछेंगे कि इज़ देयर लाइट, is there IMF at the end of the tunnel? Bismillahirrahmanirrahim. Good introduction. I think it's covered very comprehensively in a very summarily manner what is happening. देखें, the only light is IMF. All doors, all roads open towards IMF. इसकी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। ये नैरेटिव जो है ना, इसमें कोई शक ना हमें एस्टैब्लिशमेंट को रखना चाहिए, ना अपोजिशन को रखना चाहिए और हुकूमत को तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा चारा कोई नहीं और इन सब को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि हम वहाँ पहुँच सकें। इसमें कुछ कबातें हैं जो दूर नहीं हो पा रही और उनका प्योरली ताल्लुक मेरा नहीं ख्याल कि अब रह गया है। हुकूमत डिसीजंस तो ले रही है, लेट ले रही है, बट इट हैज़ रियलाइज्ड कि लेना है। आई थिंक जो ताल्लुक रह गया है वो इससे है कि व्हाट इज़ आवर कॉम्पिटेंस लेवल टू बी एबल टू पुट ऑल द डॉट्स टुगेदर। दैट आई थिंक इज़ अ वीकनेस। काम बहुत ज़्यादा करने वाला है। मसलन सैलरी का जो रिफॉर्म है, फंड से वो फरवरी 28 को एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क की सूरत में तय हुआ था। आज आप 16 जून को खड़े हैं, थोड़ी देर में 17 जून हो जाएगी, वो अभी तक हम सैलरी का रिफॉर्म नहीं तय कर पाए। आई वुड हैव डन इट इन फरवरी सो दैट जब बजट प्रेजेंट होता तो ये इशू ना खड़ा होता। जैसे देखें आप, पाकिस्तान में एक होता है कि वो हम सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ पाते। एक इंग्लिश प्रोग्राम आया करता था, उसमें एक खातून थी, उसका नाम था क्लोजर। सो वी मस्ट लर्न टू गिव क्लोजर टू द फंड। एक सैलरी का इशू है, पेट्रोल का इशू अभी हमने सॉल्व किया, ये 2 माह पहले भी सॉल्व किया जा सकता था। हम सिर्फ फंड को ये लिख के दे देते कि हम पेट्रोल की कीमत कॉस्ट ऑफ सर्विस बेसिस पे देते चले जाएंगे, तो ये 10 अप्रैल को ही मसला हल हो जाता। इस गवर्नमेंट ने डायरेक्शनली बजट अच्छा दिया है, बट क्वांटिटेटिवली देयर आर वीकनेसेस इन द बजट। इसका मतलब ये है कि 750 अरब की जो PDL है वो सस्पेक्ट है। इसका मतलब है 200 अरब का जो GIDC है वो सस्पेक्ट है। अच्छा, ये जो PDL GIDC है, ये चूँकि आम सूझबूझ वाले भी देख रहे हैं, ये ज़रा टर्मिनोलॉजी भी साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएं, क्या कह रहे हैं आप? जी माजरत साहब जी, इसका मतलब ये है कि पेट्रोलियम लेवी है, उसको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहते हैं, वो 750 अरब कलेक्ट होगी अगले 1 साल में फ्रॉम मेनली पेट्रोल एंड डीजल। अगर इसको करना हो तो इसका मतलब ये है कि 35 रुपए 1 जुलाई को अगर कीमत बढ़ा दें तो ये 750 अरब कलेक्ट होगी। और बढ़ा दें यानी पेट्रोल पे 35 अरब, 35 रुपए। अच्छा, 35 रुपए। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि 35 रुपए बढ़ाना मुश्किल होगा। सो 35 नहीं बढ़ेगा, कोई 5-10 रुपए की मूवमेंट और आएगी और उसमें कुछ PDL की एडजस्टमेंट होगी, तो 750 का जो नंबर है वो सस्पेक्ट हो जाता। सो ये 3 चीज़ें तो हमने आपके सामने रखी कि सैलरी का रिफॉर्म होने वाला है बजट में, वो नहीं एग्री हुआ फंड से। ये PDL का नंबर है, GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ये आपके बिलों में लग के आता है कि ये हम आपसे लेंगे तो पाइपलाइन बनाएंगे, ये हम आपसे लेंगे तो टर्मिनल बनाएंगे। सो ये भी लगा दिया गया। आई थिंक इस पे बहुत सी कबातें हैं और इस पे सुप्रीम कोर्ट के चैलेंजेस हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज गई हुई हैं, सो इसको भी थिंक थ्रू करना है। कुछ ये टैक्सेस हैं जो मेरे ख्याल में तो शायद ठीक नहीं लगे। फॉर एग्जांपल, ये जो हमने वेल्थ टैक्स को सरकमवेंट करके, ये डीम्ड इनकम करके जो टैक्स लगाया है,
ये वेल्थ टैक्स की एक फॉर्म है। मैं पर्सनली इसको अच्छा नहीं समझता। खान साहब सॉरी टू यहाँ इंटरप्ट, यहाँ ब्रेक का एक वक्त बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तान की दिगरगूं माशी हालत और बढ़ती महंगाई पर डॉक्टर खाकान नजीब के साथ। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम्स हम बार बार आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आप बहुत प्रिसाइसली बता रहे हैं। क्या कोई आपको तब्दीली नज़र आती है गोइंग फॉरवर्ड 3 महीने 6 महीने, क्योंकि हर जगह ये बात हो रही है कि शायद दुनिया में कोई नया रिसेशन आने वाला है। वही कह रहा हूँ कि आप तब्दीली की बात मेरा ख्याल है थोड़ी सी इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व जो है 75 पॉइंट्स यानी 5% उसने शरह सूद में इजाफा कर दिया है, जो कि पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। और ये इसलिए है कि हालांकि अमेरिका बहुत दूर है हमसे, लेकिन कहा यह जाता है कि अमेरिकी मईशत को जब छींक आती है तो तरक्की पजीर ममालिक जो हम जैसे उन्हें नज़ला हो जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी कुछ शरह सूद वगैरह बता दी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती साझेदार पहले नंबर पे अमेरिका है, फिर यूरोपीय यूनियन है। डॉक्टर साहब, क्या ये हो क्या रहा है? देखिए जी, अब एक तो यह है कि हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में, अब आपकी प्रोग्राम की वसातत से एक फिगर अभी रखते हैं, इट हैज़ जस्ट बीन रिलीज्ड। वो फिगर ये है कि हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो पिछले हफ्ते जो थे वो थे कोई 9.2 अरब डॉलर। और अभी जो लेटेस्ट फिगर आया है 10 जून का जो फिगर है वो थोड़ा सा डिलेड आता है, वो गिर के 8.98 अरब डॉलर पे आ गए हैं, 241 मिलियन डॉलर की एक हफ्ते में ये ब्लीडिंग आपको दिखाई दे रही है। और जून बड़ा मुश्किल जो है टाइम पीरियड होता है। अब आई थिंक कि ये होता है कि हम व्हेन पुश कम टू शव वाली बात आ गई है कि अब IMF का प्रोग्राम जो है ना, मेरे ख्याल में कि इट हैज़ बिकम वो जो लाइफ सेवर, लाइफ लाइन है ये। और अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में कि अब हुकूमत हर वो कदम उठा लेगी जो भी फंड से तय होगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये करना चाहिए, इस तरीके से करना तो है प्रोग्राम, पर कोई अगर थोड़ा बेहतर होमवर्क हो जाएगा, आई थिंक प्राइसेस सारी चेंज हो जाएंगी, सैलरी इस पे सेटलमेंट हो जाएगी और हम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर फंड के प्रोग्राम में चले जाएंगे। क्योंकि इवन चाइना के पैसे इतने डिले हो गए हैं कि हमारी सिचुएशन जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। और यही सारी वजूहात है कि रुपया जो है वो 207 रुपए के करीब चला गया। अच्छा, अब इंटरनेशनल जो है ना सिनारियो वो भी बहुत टाइट है कि उस इंटरनेशनल बोरोइंग बड़ी मुश्किल हो गई है, बिकॉज उसकी रेट बढ़ गया है जो आपने जैसे गुजारिश की। तो खाकान साहब, मेन मसला एक तो चलें हमने अपनी फिस्कल पॉलिसीज़ को एडजस्ट कर लिया, बेहतरी लिया, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है जब तक वो रहेगा, जब तक सड़कों पर एहतजाज रहेंगे तो इसका असर करेंसी पे तो पड़ता रहेगा, स्टॉक्स पे तो पड़ता रहेगा। देखिए, अब आपने ये जिक्र किया कि 3 से 6 महीने कैसे हैं, इसको ले लीजिए कि जितनी अनसर्टनिटी कम होगी या ज़्यादा होगी वो डिटर्मिन करेगी कि द स्टॉक मार्केट, द एक्सचेंज रेट मार्केट, द पाकिस्तान ट्रेडिंग ऑफ द बॉन्ड अब्रॉड या पाकिस्तान की मईशत की इन्वेस्टमेंट का जो हुजम है वो कैसे प्ले करता है। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स जो है ना जी, वो एक तो इकोनॉमिक्स ही बड़ी मुश्किल लग रही है बिकॉज हमने जो चीज़ें आपके सामने रखी हैं, सो इसमें से तो हम निकल ही रहे होंगे। 2-3 माह में रिजर्व्स 12-13 अरब डॉलर पे पहुंचेंगे, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आप देखें कि थोड़ी सी हमारी रेमिटेंसेस भी ड्रॉप कर गई हैं बिकॉज कोविड के बाद दुनिया खुली है, तो ये जो सारा हमने कोशिश की थी कि सारा निज़ाम जो है फॉर्मलाइज हो जाए, वो इनफॉर्मल सेक्टर में गया। सो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स आर नॉट गुड फॉर पीपल। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। अगर इसके साथ पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं क्रिएट होगी, आई थिंक पॉलिटिकल सर्टेनिटी मेरे लिहाज से अगर आप पूछें, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट यू है कि एक डेट तय हो जानी चाहिए बिटवीन एवरीवन कि व्हेन द इलेक्शंस विल बी हेल्ड, वो चाहे अगस्त नेक्स्ट ईयर है या अगले 6 माह है, जो भी डे, सो दैट हर एक को सर्टेनिटी हो कि यार जैसे 5 साल चलेंगे या जितना भी चलेंगे, सो दैट इस वक्त एक्चुअली वक्त नहीं है कि हम इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट करें। इन्फ्लेशन से आम आदमी को जो तकलीफ होगी ना, उसका आप मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सॉरी वक्फा हुआ है, लेकिन आप बात करते रहेंगे क्योंकि सूरत हाल ऐसी ही चलनी है। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।